एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में यह तय किया गया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ दर्ज पुराने मामलों की जांच कर उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए सरकार ने एक कैबिनेट उप समिति बनाने की मंजूरी दी है। ये फैसला नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के अनुसार लिया गया है। तो आज सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें अहम फैसले लिए गए और उन अहम फैसलों में नक्सली प्रकरण को मंजूरी दी गई। सरेंडर करने वाले नक्सलियों की केस समीक्षा शुरू की गई है और कहा गया है कि जितने भी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उनके पुराने रिकॉर्ड जो केस दर्ज किए गए उनकी समीक्षा की जाएगी और उन सभी केस को खत्म किया जाएगा, क्योंकि अब इन्होंने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ दिया है। शहीद वीर नारायण सिंह जी का शहादत दिवस है और आज हम सभी लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, श्री केदार कश्यप जी, हमारे एसटी आयोग के चेयरमैन रूप सिंह मंडावी जी, सलाम जी, हमारे विकास मरकाम जी, वन विकास निगम के अध्यक्ष और सभी हमारे संगठन के लोग, विधायक पुरंदर मिश्रा जी, सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और शहीद वीर नारायण सिंह जी सोना खान के जमींदार थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ तो सीएम विष्णुदेव साय को आपने सुना। सरेंडर नक्सलियों की केस समीक्षा शुरू करने की बात कही गई है। सीएम विष्णुदेव साय की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया और ये फैसला इस मकसद से भी कि जितने भी नक्सलियों ने अब नक्सलवाद का रास्ता छोड़ दिया है और वो आम जिंदगी जीनी उन्होंने शुरू की है, तो ऐसे में जितने भी केस उन पर दर्ज थे तो वो सभी केस अब हटाए जाए, क्योंकि अब वो नक्सली नहीं रहे। और इसीलिए ये समीक्षा बैठक की गई। सरेंडर नक्सलियों की केस की समीक्षा करने की बात कही गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया। पुनर्वास नीति के तहत ये प्रक्रिया आगे चलेगी। तो नक्सली प्रकरण को यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई। बड़ी संख्या में देखा गया कि इस बार छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से, चाहे वो दंतेवाड़ा हो, बस्तर हो, हर जगह से जो नक्सली हैं वो खुद सामने आए, उन्होंने सरेंडर किया, जिसमें पुरुष नक्सली के अलावा महिला नक्सली भी थी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है हथियारों के साथ। तो पुरुष और महिला नक्सलियों जिन्होंने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ दिया है, हथियार छोड़ दिए हैं और अब 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की जो डेडलाइन है उसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी लगातार हासिल हो रही है। शिवानी अवस्थी इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गई हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए रायपुर से। शिवानी, जरा ये बताइएगा कि कैबिनेट की जो बैठक हुई आज, महत्वपूर्ण बैठक, उसमें नक्सलियों को लेकर तो ये कहा गया कि उनका जो केस है जो पहले से ही दर्ज किया गया वो सभी केस अब हटा दिए जाए, लेकिन इसके अलावा और कौन से प्रस्ताव रहे हैं जो कैबिनेट ने पास किया है? देखिए, देखो, फैसला ये हुआ है कि प्रशासनिक सुधारों से जुड़ा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 11 विभागों के 14 अधिनियमों में 116 प्रावधानों को संशोधन करने वाले छत्तीसगढ़ की जन विश्वास प्रावधान का संशोधन द्वितीय विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी है। और ये विधेयक राज्य के इजी ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को भी मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। कई पुराने कानूनों में मामूली उल्लंघनों पर भी जेल और जुर्माने दोनों प्रावधान थे, जिनके कारण आम नागरिकों और छोटे व्यवसायियों को जो है वो अदालतों में वर्षों तक चक्कर काटने पड़ते थे। ऐसी व्यवस्था से न तो न्याय मिलता था और न ही प्रशासन पर भरोसा बढ़ता था। साथ ही दंड राशि वर्षों से अपडेट नहीं हुई थी, जिसे कानूनों की जो है प्रभावशाली कम हो रही थी। नए विधेयक के तहत छोटे उल्लंघनों को अब प्रशासनिक दंड में बदला जाएगा, यानी मामूली मामलों के लिए जो है कोर्ट जाने की अनावश्यकता जो है वो नहीं पड़ेगी और
ऑन द स्पॉट कार्रवाई होगी और उसी दिन मामले का निपटारा संभव होगा, जिससे हजारों मामलों का बोझ जो है वो अदालतों को कम पड़ेगा, नागरिकों को राहत मिलेगी और व्यवसायों पर जो है अनावश्यक दबाव जो है वो खत्म होगा। यानी कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने जन विश्वास विधेयक का दूसरा संस्करण लाया है, जो बताता है कि राज्य प्रशासनिक सुधार के मामले में पूरे देश में सबसे आगे है। बिल्कुल। और शिवानी, अब सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, उन नक्सलियों के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से ये पहल की जा रही है कि जितने भी केस उन पर पहले से दायर किए गए थे वो सभी केस हटाए जाए। तो कैसे समीक्षा हुई है इस पूरे मसले को लेकर? देखो, नई प्रक्रिया के तहत सबसे पहले हर जिले में एक जिला स्तरीय समिति बनेगी जो आत्मसमर्पित नक्सलियों के सभी मामलों की बारीकी से जांच करेगी। ये समिति दिखाएगी कि कौन से अपराध परिस्थिति जन्य थे और कौन से गंभीर थे और कौन से गंभीर नहीं है, किन मामलों में गवाह सबूत उपलब्ध है और किन मामलों में कोर्ट से वापसी संभव है। समिति की जो रिपोर्ट सीधे पुलिस मुख्यालय भेजी जाएगी और पुलिस मुख्यालय इन रिपोर्ट की गहराई से जांच करेगी, उनके कानूनी पहलू को देखेंगे और अपनी सहमति या असहमति के साथ प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेज देगा, जिसके बाद विधि विभाग की भूमिका शुरू होती है। विधि विभाग हर मामले को कानूनी चश्मे से देखेगा और ये तय करेगा कि किस मामलों में कोर्ट से केस वापस लेना न्यायिक दृष्टि से जो उचित है। वो कुछ मामलों में ऐसे भी हैं जिनमें केंद्रीय कानून शामिल है, वहां सरकार को केंद्र से जो है अनुमति मिलेगी। ठीक है शिवानी, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, आगे की खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। उधर छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज हम सभी शहीद वीर नारायण सिंह को नमन करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस दिन वीर नारायण सिंह को जयस्तंभ चौक में फांसी दी गई थी। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ साहस और वीरता के साथ लड़ाई लड़ी। उनका बलिदान हमें स्वतंत्रता, न्याय और देशभक्ति के महत्व की याद दिलाता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। तो मुख्यमंत्री ने शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम विष्णुदेव साय ने शहीद वीर नारायण सिंह को नमन किया। वीर नारायण सिंह को जयस्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और बलिदान देश के लिए दिया। उसी बलिदान को आज देश याद कर रहा है। राज्य में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नारायण सिंह जी सोना खान के जमींदार थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अकाल पड़ने पर सरकार अंग्रेजी हुकूमत के गोदाम में भारी अनाज था, फिर भी लोग भूख से मर रहे थे और उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने वहां से निकालकर लोगों में अनाज को बांट दिया था और अंग्रेजों ने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और आज ही के दिन रायपुर के शहीद जयस्तंभ चौक में मतलब उनको फांसी की सजा दे दी थी। तो आज उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चलेंगे। शिवानी लगातार हमारे साथ सहयोगी बनी हुई है। शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री की तरफ से वीर नारायण सिंह को याद किया गया। शिवानी, राज्य में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? जी बिल्कुल है। कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो पारंपरिक ढोल, नगाड़े और आदिवासी नृत्य के साथ हुई है और पूरा परिसर जो है वीर नारायण सिंह अमर रहे हैं के नारे जो है वो गूंज उठा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा है कि वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के पहले योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेज के अत्याचार के खिलाफ किसानों और गरीबों की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने वह भी समय याद कराया है जब अंग्रेजों ने गरीबों के अनाज तक जब्त किए थे और वीर नारायण सिंह ने किसानों के साथ मिलकर न्याय का विरोध किया और जो है मुख्यमंत्री ने इस छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहला जन विद्रोह का बताया है। सरकार की ओर से इस जयंती पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार वीर नारायण सिंह से जुड़े स्मारकों, उनके जन्मस्थल और संघर्ष स्थलों को विकसित करने पर विशेष काम करेगी। साथ ही उनके जीवन से जुड़े पाठों को युवाओं, छात्रों और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचाने के लिए विशेष इतिहास जो है वो परियोजना शुरू की जाएगी। इस कार्यक्रम में नाट्य मंचन भी हुआ है जिनमें 1857 की विद्रोह और वीर नारायण सिंह के संघर्ष को बेहद प्रभावी तरीके से दिखाया गया है और इस प्रस्तुति को देखने के बाद जो है वो कार्यक्रम में मौजूद लोग भावुक हो गए।
तो मुख्यमंत्री ने शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम विष्णुदेव साय ने शहीद वीर नारायण सिंह को नमन भी किया है और वीर नारायण सिंह को जयस्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी और आज उसी बलिदान को राज्य में याद किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बताया गया कि बलिदान देशभक्ति और न्याय की प्रेरणा देता है और हम सभी वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और शिवानी, क्योंकि राज्य में वीर नारायण सिंह स्टेडियम भी बना हुआ है और ये स्टेडियम इसीलिए क्योंकि उनके बलिदान को, उनके साहस को राज्य हमेशा याद करता है, हर साल श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, इसीलिए स्टेडियम भी उन्हीं के नाम पर समर्पित किया गया है। तो फिलहाल सीएम विष्णुदेव साय ने आज वीर नारायण सिंह की शहादत पर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर रायपुर से मिल रही है, जहां लालपुर क्षेत्र में तालाब और मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर बस्ती के लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने राजेंद्र नगर थाने का घेराव किया। बता दें, प्रदर्शनकारियों ने कब्जाधारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो लालपुर में जमीन कब्जे पर विवाद देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है और कांग्रेस नेताओं ने यहां विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां कार्रवाई की मांग अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। महिमा वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं सहयोगी इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। महिमा, जरा बताइएगा, कांग्रेस नेता किस तरह की जमीन को लेकर यहां विवाद कर रहे हैं और इतनी संख्या में ये महिलाएं नजर आ रही हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर सुर में सुर मिलाया है? जी जी बिल्कुल, रायपुर के लालपुर गांव के लोगों का भू माफिया के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। वे इलाके की जमीन की बंदरबाट और भू माफियाओं की सक्रियता को लेकर विरोध कर रहे हैं। सभी लोगों ने राजेंद्र नगर थाने में जाकर भी घेराव किया, इसका विरोध प्रदर्शन किया वहां पे। इसके अलावा उनके हाथों में देखा गया है कि तालाब बेचने नहीं देंगे लिखे पोस्टर भी मिले हैं। बताया गया है कि भू माफिया लालपुर थाना और मंदिर की जमीन पर नजरें गड़ाए हुए हैं और इसके विरोध में कांग्रेस के कई नेता भी सामने आए। उनका भी कहना है कि ये बंदरबाट होने नहीं देंगे और जिस तरीके की सरकार की मनमानी चल रही है जमीनों को लेकर, उसका भी उन्होंने विरोध किया है। और थाने की तरफ से कोई ऑफिसर सामने आया जिन्होंने बात की इन लोगों से? नहीं, इनके तरफ से कुछ भी अभी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इसके बाद वे सभी के सभी जितने भी थे प्रदर्शनकारी, वे कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है और वहां पे उन्होंने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी है कि तो ये विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है?
जी जी बिल्कुल, अभी भी जारी है, क्योंकि ये जमीन हालांकि 1925 से 2000 तक मिसल रिकॉर्ड में तालाब के रूप में दर्ज हुई थी। उसके बाद 2001 से 2002 के बीच में से कृषि भूमि तब्दील कर दिया गया। तब उसके बाद से यहाँ पे पूजा पाठ, तालाब है पास में ये सोचकर लोग वहाँ पूजा पाठ करते हैं, अपनी श्रद्धा दिखा देते हैं, जिसको अभी कुछ साल पहले 2023 में बंद करने के लिए तालाब को हटाने की कोशिश करी गई थी। और अभी कुछ दिन पहले जो बिल्डर्स थे वो आकर इसको तालाब को हटाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके विरोध में अभी जितने भी जनता है वो उमड़ी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। रायपुर के चंडीनगर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। शराब की लत और आर्थिक तनाव के चलते दंपति में तनाव और लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पत्नी की हत्या के बाद पति ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। थाना तेलीबांधा अंतर्गत लाभांडी के रेलवे ट्रैक में एक लगभग 40 साल उम्र के एक व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी पहचान राजन गुप्ता नाम से की गई थी। ये कहीं से आया हुआ था, वहीं रेलवे ट्रैक में ट्रेन के सामने कूद गया, इस प्रकार से बताया जा रहा है। इसकी जेब से एक सुसाइडल नोट मिला है, जिसमें लिखा है कि वह अपनी पत्नी को मार कर यहाँ पर आया हुआ है और उसकी पत्नी खमाड़ी क्षेत्र की रहने वाली थी। जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँची तो इसकी जो पत्नी है वो बेड में पड़ी हुई थी, जिस पे चोट के निशान थे, और उसने हत्या करना बताया था सुसाइडल नोट में, और उसने लिखा था कि बच्चे को सास के द्वारा पाला जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों थानों क्षेत्र में इसमें मुकदमा दर्ज करके और वर्ग दर्ज करके। गरियाबंद में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बता दें कि यहां एक ऐसे शिक्षक के नाम प्रशिक्षण का आदेश जारी किया गया, जिनका साल 2024 में ही निधन हो चुका है। मृत शिक्षक नीलकंठ साहू का नाम नई प्रशिक्षण सूची में डाल दिया गया। इससे छूरा बीआरसी की लापरवाही और गलत डेटा रखने पर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। मृत शिक्षक के नाम का आदेश जारी होता रहा, बीआरसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। गरियाबंद से पूरा मामला सामने आया है। लोकेश्वर सिन्हा इस वक्त हमारे साथ संवाददाता इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। लोकेश्वर, शिक्षा विभाग में ये बड़ी लापरवाही सामने आई, इसका खुलासा कैसे हुआ? ये आपको बता दूं, जब गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक के बीआरसीसी विभाग से जब ये लेटर जारी किया गया है, वहीं पर ये मामला सामने आया कि जो मृत व्यक्ति है 2024 में नीलकंठ साहू जो मृत हो चुका था, जो शिक्षक रहे हैं, उनके नाम से भी एक पत्र जारी किया गया था, जिसको नवीन पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए के नाम से आदेश जारी किया गया था। जब उनका नाम आया तो वहां पर मौजूद जो पत्र मिला, उनसे जब उनके शिक्षक साथीगण देखे तो उसमें बताया गया कि ये मृत हो गया है। और बता दूं, बीआरसीसी चूरा के ऊपर और भी थोड़ा सवाल यही उठ रहा है कि उसके द्वारा अन्य जिले के भी शिक्षक के नाम पर भी नाम जारी करके आदेश कर दिया गया है। जी, अब आगे क्या कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है? जी, इस पर तो समग्र विकास के जो शिक्षक बीआरसीसी वाला है, उनको जब इनकी जानकारी हुई है तो उनके द्वारा कहा गया है कि अब ये पत्र अभी जो नाम जारी किए गए हैं उसको अभी सुधार करके नया पत्र जारी करेंगे, ऐसी बात बोली जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जशपुर जिले में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तापमान गिरकर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बता दें, सुबह और रात के समय घने कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं अधिवक्ता रामप्रकाश पांडे ने कहा कि जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता और ठंडा मौसम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। तो जशपुर में ठंड बढ़ चुकी है। सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा छाया रहता है और कड़ाके की ठंड की मौसम वैज्ञानिक उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। पर्यटकों के लिए अच्छी खबर यह है कि पर्यटक इस मौसम को देखकर बहुत ज्यादा यहां पर पहुंच रहे हैं और आकर्षण का केंद्र यहां पर पर्यटकों के लिए यह मौसम बना हुआ है।
मुंगेली के शासकीय फास्टरपुर स्कूल में पारंपरिक न्योता भोज कार्यक्रम का उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अतिथियों ने विद्यार्थियों के साथ भोजन किया और बच्चों को उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप जलाने के साथ की गई। धमतरी जिले के जंगल वाले इलाके में कुपोषण खत्म करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। बता दें, नगरी ब्लॉक के बड़े गांव सांकरा में आयुर्वेद स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिलकर स्वर्ण प्राशन और हेल्थ कैंप लगाया। इस कैंप में कमार जनजाति के बच्चों सहित 2213 बच्चों को स्वर्ण प्राशन की दवा दी गई, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। वहीं 609 लोगों को आयुर्वेदिक इलाज, 201 लोगों का होम्योपैथिक इलाज और 810 लोगों को फ्री उनकी जांच की गई और दवाई उपलब्ध कराई गई। तो धमतरी में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2213 बच्चों को स्वर्ण प्राशन दिया गया। दुर्ग के पुरई गांव में हुई महिला की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उतई थाने के ग्राम पुरई में एक शव प्राप्त हुआ था। शव अजली अवस्था में था और प्रथम दृष्टया देखने से शव किसी महिला का लग रहा था और जो मौके पे चिन्ह थे उससे ये समझ में आ रहा था कि घटना रात्रि की है। जैसे ही ये शव की सूचना मिली तो एफएसएल की टीम, सभी अधिकारी मौके पे पहुंचे थे और अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। एक टीम थी जो टेक्निकल डिटेल पे काम कर रही थी, एक सीसीटीवी पे काम कर रही थी। 3 टीमें ऐसी थी जो अलग अलग संदेहियों के बारे में, वहाँ पे आने जाने वाले लोगों पे काम कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति के बारे में पता लगा जो कैटरिंग में काम करता था और उसका कैटरिंग में ही, उसी कैटरिंग में काम करने वाली लड़की से कुछ वाद विवाद हुआ था। संयोगवश वही लड़का आज प्रातः सुपेला थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराया था और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली कि हुलिया मैच करता है, उस लड़के को उठाया गया, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने घटनाक्रम बताते हुए अपने अपराध। मुंगेली में साइबर सेल और पथरिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बता दें, आरोपियों के पास 3 किलो 977 ग्राम गांजा और एक बाइक पुलिस ने बरामद की है और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही थी और इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। इनके पास से काफी गांजा भी बरामद हुआ है। रायपुर के एक गद्दा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूरा मामला धरसीवा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2023-24 की अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई। जिला जशपुर के लिए कुल 106 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। मुंगेली में किसानों ने अब तक 10 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदी की है। केंद्रों से 1 लाख क्विंटल से ज्यादा धान का उठाव हुआ है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले के कुल 10 सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को धान की राशि का सुविधापूर्वक भुगतान किया जा रहा है। किसानों को बैंक में लाइन में लगने की समस्या ना हो, इसके लिए किसानों को एटीएम कार्ड की सुविधा प्रदान की गई है। हमारे जिले में प्रत्येक दिवस 1,23,000 क्विंटल का टोकन कट रहा है और किसान लोग जो है प्रत्येक दिवस धान बेच रहे हैं और किसानों का सर्वर के कारण एंट्री नहीं होने की खबरें भी भ्रामक है, क्योंकि हमारे ज़िले में प्रत्येक किसान का सेम डे जो धान बेच रहे हैं उसका पोर्टल में एंट्री हो जा रहा है और उसके भुगतान की भी उचित व्यवस्था किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।